You will raise hand. Who knows the answer will raise hand. फिर वो अनम्यूट करके आंसर देगा, अदरवाइज वो कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी भी नहीं सुन पाएंगे और क्या होना चाहिए वो भी नहीं पता चल पाएगा. इफ़ आई मे आस्क, पीछे का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ. इंडियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कोई 3 फीचर. इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के कोई 3 फीचर. टू सी योर हैंड्स, आई नीड यू टू सी यू एटलीस्ट ना. तो अपने ऑन करो ये. प्रीति राव, नेहा सिंह, शुभम, जोशुआ, निशा, ये बेटा ये पुट योर कैमरास ऑन. शुभम, नेहा, प्रीति, प्रतिभा. नहीं बेटा, मैंने कल देख लिया ना, तो आई डिसाइडेड टू कि किस तरह से आपकी रिवीजन करवानी है. तो आप मुझे बताओ, एक ही आई कैन सी ओनली अरमानीज हैंड. डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अरे कितने पॉइंट्स बनते हैं, कोई 3 बता दो. देयर इज सो मच टू राइट. अच्छा अरमानी बताओ. Sir, high death rates and birth rates. Yeah, exactly. High infant mortality rate. Exactly. And low life expectancy. That was 32 years old. इसमें और ऐड करना हो तो लिख दो 1921 ही was the year which demarcates between high death rate and low death rate. तो वो भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें. उसके बाद डेमोग्राफी की कॉम्पोजिशन चेंज हुई, वी कैन फर्दर ऐड टू इट. गुड बेटा, शाबाश. तो कोई भी 3 फीचर बना सकते थे आप यार इसके, कि हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. कितने तरह के फीचर्स बन सकते थे 1921. सर क्वेश्चन एक बार बोल दो सर, मेरी लीव. अब आंसर भी हो गया, अब क्या क्वेश्चन बोल दो. क्वेश्चन तो बोल दो. इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो ये फीचर्स ही थे उसके. What is a plan and why plan should have a goal? What is a plan? जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा ना. प्लान क्या होता है? कितना कॉमनली यूज्ड वर्ड है प्लान. अब उसको शब्द दो, बस उसको कुछ बनाओ उसका. शुभम अपना कैमरा ऑन कर. नेहा तू भी कर बेटा कैमरा ऑन. अरे कोई तो बोलो प्लान. बड़ा जेनरिक सा वर्ड है प्लान. व्हाट इज अ प्लान? जब हम प्लान बनाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? स्पेसिफाइड गोल्स. स्पेसिफाइड गोल्स. नहीं, स्पेसिफाइड गोल्स फॉर व्हाट? Targets to be achieved. Targets to be achieved. Sir, how the resources of a country to be used? हाँ तो बोल रहे तुम ठीक हो, उसको बनाओ ना फिर ढंग से. मेक इट एन आंसर, मेक इट एन कंप्लीट स्टेटमेंट एट लीस्ट. Plan is a formally structured way of getting things done in a prescribed time frame. That is a plan ना. किसी एक निश्चित समय अवधि के भीतर अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक जो संगठित रास्ता अपनाया जाता है, उसी को कहोगे ना प्लान तुम. A structured or an organized way of achieving predetermined objective or predetermined goals in a prescribed time period. और उसके साथ ऑप्टिमली या एफिशिएंटली वर्ड भी लगा दो. दैट इज अ प्लान. यू नीड टू लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट आंसर्स. इसमें से आई एम वेरी श्योर कि देयर इज नथिंग न्यू आई टोल्ड यू. मैंने कोई नई बात आपको बताई, ऐसा नहीं है.
बट ये आपको यू नीड टू एक्वायर दिस स्किल, आपको ये हुनर सीखना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको लिखने के नंबर मिलते हैं, आपके एग्जामिनेशंस वर्बल नहीं होते बेटा, यू नीड टू राइट, आपको वो शब्द देने आने चाहिए। और व्हाई प्लान शुड हैव गोल्स? कॉमन सेंस है, बिकॉज विदाउट गोल, गोल को अचीव करने के लिए तो प्लान बनाया जाता है, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो गोल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्लान, प्लान किया ही जाता है गोल को उसके लिए। और ज़्यादातर गोल जो है वो गोल इस तरह के रखे जाते हैं जो ग्रोथ और जस्टिस को, सोशल जस्टिस को डील करें। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कंट्रीब्यूशंस, कितने कंट्रीब्यूशंस हैं? बारी बारी बोल दो। टू स्टार्ट विद इशिता, Contribution is I'll ask ना। Ishita, So contribution to GDP. and what will you write under this head? So we'll write that agriculture contributed 51% towards. If you are not sure about the data, you can write agriculture contributes the most. That also makes your answer perfect. If you are not sure about the data, you can substitute it with the word which is more appropriate. So agriculture contributed the most in the era we are studying. हाँ, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। Good. Contribution to GDP, this is one. Okay. Sahil Malik, contribution of agriculture sector. sir, supply of food grains. फूड ग्रेन्स टू द मिलियंस की भी, हम इतने पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं और उसको फूड सिक्योर कर रहा है, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। गुड, ओके। सुमन, Sir, contribution to international trade. और इसमें हम क्या लिखेंगे? सर वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफी। और इससे हमें क्या फायदा होता है? सर हमको वो सर हमारी वो बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है सर। नहीं, हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, जब हम बेच रहे हैं तो पैसे नहीं मिलेंगे क्या? और वो फॉरेन एक्सचेंज हम यूज करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो हाँ, यस, तो इट कंट्रीब्यूट्स इन द एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफी है, ठीक है। एक ये हो गया इसका कंट्रीब्यूशन। और सारा आप बताओ। The source of employment. यस, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हम हर जगह जनरली बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो वो तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया। हाँ, तो गुड, ये एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स है। दिल भारद्वाज, Sir, supply of raw materials. वन बाय, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन सबको एक एक चांस, ये तो बड़ा जेनरिक सा। कैमरा मत ऑफ करो, सभी ऑन रखो, मेरे को दिखेगा। हाँ बोल दिल। Sir, wealth of the nation. वेल्थ ऑफ द नेशन, Yes, sir. उसमें क्या लिखेंगे बेटा? सर क्या वर्ड है? वो कह रही है वेल्थ ऑफ द नेशन, तो मैं इसको पूछ रहा हूँ उसमें लिखेंगे क्या? हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बता दिया उसका, फिर एक्सपोर्ट्स में बता दिया कंट्रीब्यूशन उसका, तो वो बेटा कंट्री की वेल्थ ही तो जनरेट हो रही है, वो वेल्थ ही तो आप अलग से उसको अलग से हेडिंग, इसको अलग से वेल्थ लिखोगे तो वो रिपीटेड पॉइंट हो जाएगा। बड़े एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन है, कुछ और बताओ। सर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यार तुम्हें जो आता है तुम बोल रहे हो, मैं जिसको पूछूं वो बताए ना फिर यार। वो तरीका हमारा भी जो रिवीजन है वो स्ट्रक्चर्ड ही हो, फॉर्मेटेड ही हो तो ठीक लगेगा ना। हालांकि वो सही है, वो जो बोल रहा है शुभम, तू सही बोल रहा है कि सप्लायर और रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी इंडिया में, अभी भी मेजॉरिटी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही हैं। टेक्सटाइल मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, स्पाइस इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री है, जूट है, कॉटन है, तो ये हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही ज़्यादा हैं। तो ये बात सही है कि इट सप्लाइज रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज इस पर सर्वाइव कर रही हैं।
गुड। और प्रतिभा आप बताओ, एग्रीकल्चर का और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? सर और तो याद नहीं आया ऑलरेडी। और इसमें ना हैरानगी की बात नहीं है, ये है ही इतना जेनरिक पॉइंट है कि याद आने शुरू होंगे तो हो सकता है 10-12 याद आ जाएं आपको, और अगर अचानक माइंड से स्किप हो तो नहीं याद आता, ही मैं समझ सकता हूँ, ऐसा होता है। पर यही तो जो आसान होता है ना, जैसे किताब पढ़ने में बहुत आसान लगती है, वो असल में आसान नहीं होता है। इस चीज को देख रहे हो आप, कोई बात नहीं। ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द एनी 3 or 4 फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? रेज हैंड। जो एक पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके कोई 3-4 विशेषताएं बता सकता है कोई? वृंदा सिर्फ। ओके वृंदा बोलो। सर नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, हाँ, यस फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। यस, दैट मीन्स द सेम थिंग ना, दैट वो दोनों को मिला के यू काउंट इट वन। when there is a minimal government interference, that automatically means that economy is market driven. Don't make it 2 points, वो फिर थोड़ा diluted आंसर लगता है। आगे और बड़ा कुछ है, बोलो। सर और देयर एग्जिस्ट कंपटीशन बिटवीन फर्म्स। ठीक है, think over it. सर Hold on. Minda, give me at least 1 or 2 another points. Ownership. The main point is right to ownership. In capitalism, the right to ownership is with the individuals. Any individual can own an amount of resources. Then another feature could be it is a 2-class society, haves and have-nots, that is rich and poor. सर Profit motive, profit maximization is the main motive. ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखो हम 3 खोज रहे थे, हमारे 6-7 बन गए। प्रीति, निशा बताएगी अभी हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स 3-4। इसके ऑपोजिट ही होंगे ना सारे। निशा बोलो बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स। सर द मेन मोटिव इज इशिता होल्ड ऑन बेटा, 1 मिनट। निशा देवी, आपकी आवाज साफ नहीं है निशा। द फीचर इज फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है। and government interference is there, and their main point is not about maximization. ओके, Owned by society as a whole. ओके। और कोई बताना चाहेगा इसको? सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स एटलीस्ट 3-4। आर्यन तू बोल। माइक तो अनम्यूट कर, पहले माइक अनम्यूट कर। हाँ बोल। सर जो प्रोडक्शन है वो सोसाइटी ऑन करती है। ठीक है, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट, लिखो उसको, सोसाइटी मत लिखो, स्टेट लिख दो, गवर्नमेंट। ठीक है, एक और गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होती है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड और डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट। उसको कंट्रीब्यूशन मत बोलो, वो इंटरफेरेंस होती है। 2
और Social welfare. सोशल वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव। 3। ठीक है, सही जा रहा है। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो सरकार गवर्नमेंट करती है, मार्केट फोर्सेस नहीं करती। ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी वेयर इट इज एज्यूम दैट everybody is equal। The central economic planning. वो तो नाम है ना इसका, वो these are the names, other names of socialist, you call it a socialistic economy or centrally planned economy और कैपिटलिस्ट। और जो पिछली वाली थी, होल्ड ऑन, जो पिछली वाली थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसको कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। तो दीज आर द नेम्स। एनी हाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ बोलो बोलो। Central problems are solved by planning. प्लानिंग, गवर्नमेंट, सरकार। हाँ, मार्केट नहीं डिसाइड करती ना, मार्केट ड्रिवन नहीं है, इट इज मोर ऑफ गवर्नमेंट ड्रिवन, सरकार द्वारा चलाई जाती है। दैट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके फाइन, आई गेट इट। आप मुझे ये बताओ, any 3 institutional reforms in agriculture which were introduced in agriculture sector in India, but 3 institutional reforms, संस्थागत रिफॉर्म जिसमें इंस्टीट्यूट्स इफेक्ट हुए। रेज योर हैंड्स। हिमांशु, आपका कैमरा ऑन नहीं है बेटा, मैं कैसे देखूंगा कि कौन कहाँ पे है। इतना भी स्मार्ट नहीं ना बनो, कितने को हम अलीबाग से थोड़ी आए हैं बेटा। Sir. नकुल रुकना, इसको चिराग को बोलने दे। चिराग बता कोई 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। The land reforms. नहीं, वो इंस्टीट्यूशनल, तू तो जेनरिक बात कर दे रहा है। चल अगर मान लेते हैं एक लैंड रिफॉर्म, फिर बाकी Land ceiling. तो सीलिंग और लैंड होल्डिंग लैंड रिफॉर्म नहीं है। तू समझ रहा है बात को? ये सभी लैंड रिफॉर्म्स के अंडर ही तो आ रहे हैं, Green revenue. ये सब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ही तो आ रहे हैं। वो जो तू बोल रहा है बेटा वो टेक्निकल रिफॉर्म है। देखो ना, कंफ्यूजन है ना तुम्हें। मैंने पढ़ाते टाइम बताया था कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसमें तकनीक इस्तेमाल होगी वो होंगे ना तेरे टेक्निकल रिफॉर्म्स। जैसे तू ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहा है, HYV सीड यूज करना, फर्टिलाइजर यूज करना, मैकेनाइज्ड, ये तो टेक्निकल रिफॉर्म्स हो गए। मैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पूछ रहा हूं। ओके, अरमानी बताओ। Sir, eradication of intermediaries like जमींदार, यस, दैट इज वन। जमींदारी सिस्टम, रॉयतवारी सिस्टम, ये खत्म किया। यस Yes, sir. Second is consolidation of land holding. लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट करने के लिए नियम लाया गया, लेजिस्लेशन लाया गया, तभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है ना। एंड थर्ड, वो बोल चुका है वो चिराग, Redistribution of सीलिंग of surplus land. लैंड, दैट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। Yes. ये तीन, Yes. ये तीन अब समझ में आया चिराग? ये है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और तू लैंड रिफॉर्म कैसे कह सकता है? लैंड रिफॉर्म तो वो तो बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर फिर टेक्निकल भी आ गए, इंस्टीट्यूशनल भी आ गए। वो जो तेरा सिस्टम था, तेरा मतलब था वो शायद जमींदारी सिस्टम से था, शायद। Yes, sir. हाँ, तो शब्द गलत चूज किया ना तूने। तू लैंड टेन्योर सिस्टम बोलता या एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कहता, तेरा आंसर परफेक्ट हो जाता। इसलिए चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़े ध्यान से बेटा।
अच्छा, एनी 3 जनरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर? Any general reforms which were introduced in agriculture? Sir, हाँ, कौन बोल रहा है sir, आपका? expansion of educational facilities, एक्सपेंशन ऑफ? irrigation हाँ facilities. हाँ हाँ, और फिर the provision of credit था कोई. हाँ, क्योंकि इसके ऊपर तो हम पूरा एक आगे यूनिट कर चुके हैं, रूरल डेवलपमेंट वाला एक चैप्टर था पूरा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल फाइनेंस पे। तो ये इंस्टीट्यूशनल सॉरी जनरल रिफॉर्म्स में तो आएंगे सब ये। Yes, sir. सर फिर उसके बाद सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वो भी कह सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट आजकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, वो भी रिफॉर्म ही तो है। कौन सपोर्ट? प्राइस सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ वो टेक्निकल हम वो तो आ गया ना एक स्पेसिफाइड कैटेगरी में। देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फिर कौन से थे, एक तो एक जनरल वाले आ गए, जनरल और टेक्निकल। जब जिसमें तकनीक चेंज की गई, जैसे हाई HYV सीड्स यूज किए गए, फर्टिलाइजर यूज किए गए, ट्रैक्टर यूज किए गए, मैनुअल इरिगेशन, जिसमें तकनीक चेंज की, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। कमर्शलाइजेशन लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे उसने कहा था, वो टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसमें संस्थाएं चेंज की गई, एबॉलिशन जमींदारी सिस्टम, एक सिस्टम था जिसको खत्म किया गया। फिर सीलिंग लगाने शुरू की गई कि भाई लैंड होल्डिंग, कितनी लैंड आप होल्ड कर सकते हैं, इस पर एक लिमिट लगाई गई, तो उसके नियम बनाया गया ना, कानून बनाया गया, तो वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो गया। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कि अलग अलग टुकड़ों को, लैंड्स को इकट्ठा पास में लाने वाला प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था। जनरल रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म डाल सकते हैं, एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि सर एम्प्लॉयमेंट वाला तो नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए, क्वेश्चन तो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए। सर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ के उन्होंने जितने लोग चाहिए उतने ही रखे। किसने रखे? मतलब फार्मर्स ने अपने वो लैंड में, जिसके पॉलिसीज आना स्टार्ट हुई, जिसके तू मतलब ये कहना, जब तू ये कहना चाह रहा है कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कम हुई, ये कहना चाह रहा है तू कि मतलब ये रिफॉर्म, इसको हम एज ए रिफॉर्म कैसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं? हो रहा है, पर अभी हो रहा है। देखो ना, अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो कम से कम 70 लाख आदमी 3 स्टेटों में गया है, ये सब डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट वाला ही तो था, ये रूरल एरियाज वाले ही तो थे, जिनकी जमीनें थी या खेती बाड़ी करते थे, तो एक भाई या पिताजी खेती कर रहे हैं, बाकी 2 बाहर नौकरी करने जाते हैं, ये तो है। बट ये कितना रिफॉर्म्स में इतना कुछ है हमारे पास लिखने के लिए, तो हम क्लियर कट वाले पॉइंट क्यों ना लिखें? हम वैसा वाला पॉइंट में क्यों ही लफड़े में फंसे कि जिसमें ये पॉसिबिलिटी बन जाए कि शायद ठीक भी हो, शायद गलत भी हो। हमें तो आंसर वो लिखना है जिसमें हम कम से कम एग्जामिनेशन हॉल से निकलते समय इतना श्योर हो कि नहीं, वो पॉइंट रेलेवेंट और बिल्कुल ठीक बैठता है। कोई बात नहीं, कोई नथिंग टू वरी। सर अब जैसे यहाँ पे सर एक पॉइंट यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। बेसिक स्ट्रक्चर तो ये हो गया कि वी शिफ्टेड फ्रॉम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी टू एन इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी एंड वी फर्दर शिफ्टेड टू सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज तो वो हो गया, तो वो रिफॉर्म्स का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसका रिफॉर्म्स का या रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ का परिणाम हो सकता है, लेकिन वो खुद थोड़ी ना हो सकता, रिफॉर्म हो सकता है। अब किताबों को पढ़ो, किताब कोई गुरु ग्रंथ साहब या कोई गीता कुरान ऐसा कोई होली बुक नहीं है कि उसमें जो एक एक वर्ड है वो बड़ा ही जी वो थॉट ऑफ है। किताबें प्रोडक्ट हैं, छापते हैं, जना खाना छाप देता है आजकल किताब, आप उससे सिर्फ आइडिया बोरो करो। यू नीड नॉट मेमोराइज थिंग्स, वो आप आइडिया बोरो करो, 2 बुक्स को पढ़ के देखो कॉमन चीज़ क्या है, और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करो या उसको आप एब्जॉर्ब करो कि हाँ ये बात बैठती सही। चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, कोई ये बता सकता है मेरे को कि ऐसा क्यों था कि पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन द फ्लैगशिप रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? कि इंडिपेंडेंस के आज़ादी के बाद पब्लिक सेक्टर के हाथ में झंडा पकड़ा दिया पूरी तरक्की का, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ऐसा क्यों था? दोज हु विश टू आंसर विल रेज हैंड। बृंदा सेक्टर के हाथ नहीं, अनम्यूट कर ले उसको, माइक अपना म्यूट कर लो, हाथ खड़ा करो ताकि सुनाई दे बाकियों को भी। वाई पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ फ्लैगशिप रोल, मतलब मेन रोल या लीड रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस? कि ऐसा क्यों? वेरी सॉरी बेटा। चलो बृंदा बोलो, आप बोलो बेटा। So because immediately after independence, a majority of population was dependent on agriculture, and most of them were poor small farmers who were not able to compete with internationally produced products. Therefore, the public sector was given the role of making policies, and not the private sector, since private sector is run on the basis of market forces. I guess you drifted a bit. You started with the right thing, but I guess you drifted. क्वेश्चन ये है कि पब्लिक सेक्टर को ही झंडाधारी क्यों बना दी कि वो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट और lack of capital. यार तू तो थम ले भाई, कहीं रुक तो जा यार, और दूसरे का मोमेंटम ही खराब हो जाता है। मैं क्या बोलने लगा मैं ही भूल गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट ही नहीं थी, और उसमें इतना इंक्लिनेशन, पीपल वर नॉट इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट देयर मनी बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी हायर रिटर्न ऑन इट। कोई बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड रिटर्न्स नहीं थे। दूसरा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की किसी ने प्रोपेंसिटी शो ही नहीं की। दूसरा और तीसरा, गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट कर रही थी तो उसका मकसद था वेलफेयर विद जस्टिस, और ग्रोथ विद वेलफेयर और विद सोशल जस्टिस। तो वो इन 2-3 वजहों से गवर्नमेंट को ही पहले 30-40 साल, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं 50 to 90 के बीच में, पब्लिक सेक्टर ही, गवर्नमेंट ही ने सारे डैम्स बनाए, उसने सारी सड़कें बनाई, उसने सारे पुल बनाए, उसने सारे एयरपोर्ट बनाए। अब तो अथॉरिटियाँ बन गई हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग एक हो गई, तो अब तो वो बढ़ता जा रहा है काम। लेकिन इनिशियली गवर्नमेंट सेक्टर ही सब कुछ कर रहा था। लेकिन इसको आपको यू नीड टू गिव इट सम वर्ड्स। पहला तो आप ये बना दो लैक ऑफ कैपिटल, कि इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल। हियर बाय कैपिटल मीन्स एसेट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। इन प्राइवेट सेक्टर कमी थी, so it was only the choice we were left with was government, public sector. दूसरा, low inducement to invest. Those few rich people, those who had money, they were not inclined, they were not interested because of the higher returns were not anticipated. So inducement, propensity to invest was less. Capacity to investment was by the private sector was less. And third, growth and social justice, welfare. That was another reason that it was given by the flagship role was given to the public sector. आपको you need to prepare your answers. पहले अपने दिमाग में उसको आंसर को बनाओ, फिर उसको शब्द दो, फिर उसको चेक भी करना होता है हमेशा कि मैंने जो लिखा है वो सही भी बैठ रहा है या सिर्फ ख़त्म किया कैसे कि थक गया कि ख़त्म हुआ, और ये नहीं देखा कि वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार फिर आंसर पढ़ना चाहिए हमेशा। फिर ही पता लगता है कि मेरा क्वेश्चन और आंसर कंपैटिबल है या मैंने कई इमोशंस में, जैसे अभी बृंदा बिल्कुल सही स्टार्ट हुई थी, लेकिन ज़्यादा इनपुट जब होता है ना जिसके बारे में ज़्यादा पता, वो तो कई बार हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं। हम जो लीनियर हमारा पैटर्न होना चाहिए ना आंसर का कि उसी लाइन पे चलें, हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाते हैं, उससे हमारा आंसर डाइल्यूट हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं, और क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे। Okay, now green revolution. Give me merits and demerits of green revolution. First, merits. Aman,
मेरिट्स तो ज्यादा आसान है। कमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। एक एक करके एक पॉइंट, 1 पॉइंट एट अ टाइम। पहला पॉइंट तूने बोला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसमें लिखेगा क्या? Sir, by using HIV seeds and fertilizers, which increase the production and productivity of the विच क्रिएटेड सरप्लस, जिसने सरप्लस क्रिएट किया एंड वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट। चलो ठीक है, एक ये हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन का। दूसरा सारा तू बता। The change in farmers' outlook, they drifted their thought from subsistence farming to commercial farming. इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स जी, ऐसे लिख दो कि फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया और वो प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। ये भी ठीक है। अच्छा और बताओ, हिमांशु, सर एक मिनट बेटा, हिमांशु है भैया क्लास में? नहीं, हिमांशु चरण पहले बोलता था मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, अभी क्लास में नहीं है ये। तो हिमांशु हाँ, क्या? सर, हाँ तो ऑडियो ऑन अनम्यूट करना। तो हिमांशु यू नीड टू अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। नेटवर्क स्लो है। तो स्लो यार, अभी उसको थोड़ा ऐसे करना, पंप मार। कहाँ पे रहता है तू? यहाँ उधमपुर में तो अभी ये बहाना बचा नहीं, यहाँ तो 4G चल रहा है। नहीं हिमांशु, ये बात बनी नहीं है तेरी, ये बात जमी नहीं बेटा। संचिता पहले कैमरा ऑन कर, संचिता कैमरा ऑन कर। संचिता, हाँ, मेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 2 पॉइंट हो गए। Sir, buffer stock of food grains. ठीक है, फूड सिक्योरिटी, हमने अपने आप को फूड सिक्योर कर लिया। ठीक है, बफर क्रिएट कर लिया। और एक पॉइंट बताओ। Marketable सरप्लस वो हो गया, कमर्शियलाइजेशन में हो गया वो सब। surplus. इसमें 2-3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट किसी ने नहीं टच किया। कौन सा संचिता? The benefit to low income groups. नहीं यार, एक मेरिट, एक इसका बड़ा एडवांटेज था जो देश को बहुत फायदा हुआ, वो किसी ने नहीं बोला। Sir, increase growth. अरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये लार्ज स्केल पे जब यूज होगा तो वो प्रोड्यूस भी तो होगा इंडिया में। तो इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कितनी चीजें, ये सब इंडिया में प्रोडक्शन भी तो चालू हुई इसकी। तो ये भी एक हमारे इसमें इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर मेन है हमारा। अब इसके फेलियर्स या डीमेरिट्स बताओ 3-4। सुमन, डीमेरिट्स क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के, ड्रॉबैक्स? सर, इसके नहीं पता सर मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल साहिल, सर सॉइल डिग्रेडेशन। कौन सा? सॉइल डिग्रेडेशन सर। यस, soil degradation, excessive use of pesticides and insecticides and fertilizers degraded soil lost many of its nutrients। ये एक नुकसान हुआ। और नुकसान ग्रीन रेवोल्यूशन का बलराम, रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड एक वो प्रावा तू थम जा गई, बलराम को बोलने दे। बलराम बोल। सर रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। चलो, क्योंकि मैनुअल इरिगेशन होती है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल पंप्स वगैरह यूज की जाते हैं इरिगेशन के लिए, विच रिड्यूसेस द ग्राउंड लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ये भी बोल लिख सकते हैं। यस अरमानी।
Sir, uneven spread. Sir, कुछ states में हुआ था growth. For example, Punjab and Haryana. वाह At these places, green revolution was still. it was not uniform stuff कि भाई वो It was uniform. हाँ Uniform यस spread. आर्यन भी पॉइंट लिख रहा है, वो भी सही लिख रहा है, इट वाइडेंड द गैप बिटवीन रिच फार्मर्स एंड रिच एंड पुअर, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पैकेज था इट वाज ओनली कुड बी अफोर्डेड बाय द रिच फार्मर्स, so they got further richer and the poorest didn't get the chance to encash on the benefits of green revolution, so it widened the gap between rich and poor. तो ये भी सही है. और जो ये बोल रही है ना अरमानी, वो पॉइंट भी बिल्कुल सही है, रीजनल इम्बैलेंस, कि इट ब्रॉट रीजनल इम्बैलेंस बिकॉज ये इंप्लीमेंट हुआ था सिलेक्टेड एरियाज में और सिलेक्टेड क्रॉप्स पे ही. It was not implemented throughout India and for all the crops. Instead, it was adopted in the 3-4 states, Western UP, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, AP. बाद में सेकंड स्टेज में फिर बढ़ाया था. इनिशियल स्टेज में इसको सिर्फ राइस और वीट के लिए रखा गया, बाद में कुछ पल्सेस गए तो कुछ ऐड की गई इसमें, तो ये भी इसका डीमेरिट है. एनवायरमेंट को तो इसने खराब किया, वो तो किया. सर हाँ जी बोलो. सर यहाँ पे सर एक पॉइंट लिखा है, नेग्लेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स को निगलेक्ट किया. यस सर. तो देखो ना, अब इसमें आप पता नहीं किस वाले लैंड रिफॉर्म को कह रहा है ये. अदरवाइज इंटेंसिव एग्रीकल्चर को अप्लाई किया है इन्होंने. ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो उसमें हो सकता है कि कहीं पे कंसोलिडेशन को कहीं इफेक्ट किया हो या कोऑपरेटिव सोसाइटियों में इस तरह का कोई नुकसान हुआ हो, बट कंसीव नहीं होता ये आइडिया. ये आइडिया कंसीव एब्जॉर्ब होके पल्ले नहीं पड़ता है कि लैंड रिफॉर्म्स को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया इसने, या तो हार्ड पॉइंट हो समझ में आए कि हाँ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हुई लैंड रिफॉर्म, तो ऐसे तो नहीं बनेगी बात. चलो कोई नहीं, कल आप इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या उसके बाद एक फॉरेन ट्रेड ही तो बचा, कल आप तीनों निपटा दो ना इसको. छोटे छोटे टॉपिक्स ना इंडस्ट्रीज में, आईपीआर 1956 और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन थे वैसे इंडस्ट्रीज के हैं. उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक टॉपिक है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं स्मॉल स्केल की, फिर उसकी इंपॉर्टेंस भी है और गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज भी हैं उसको अडॉप्ट करने की. फॉरेन ट्रेड में तो सिर्फ सिग्निफिकेंस है फॉरेन ट्रेड की आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. So there is not too much of stuff. तो we can at least 2 दिन लगा देखते हैं. Let's think over it. आप कल आप इंडस्ट्रीज को पढ़ के आना. आज भी एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ पक्का छुट गया होगा, जैसे मेरे को भी याद आ रहा सब्सिडी, लेकिन मैं उसको कल कवर करूंगा किसी दूसरे तरीके से. जो हमारा सब्सिडी भी एक डिबेट है ना. कोई नहीं, विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो बेटा.